नमस्कार दोस्तों। बारिश का मौसम था। मैं खड़ा होकर बारिश को देख रहा था। बारिश की बूंदें ऐसे आ रही थी, लेकिन अचानक से हवा चली और कांस्टेंट स्पीड पर बहने वाली हवा उन बूंदों को, उस स्ट्रीम को कुछ इस तरह से मोड़ दिया। तो मेरे दिमाग ने कहा कि यार, कैसे पता चलेगा कि ये जो बारिश हवा के कारण इस तरह से सीधी आती हुई इधर चली गई, वो इधर उधर कहना अच्छा नहीं लगता। इसलिए क्या तरीका होगा जिससे मुझे वो पता लग सके। तो यहां आप नोटिस करिएगा, विल टेक अ पॉइंट वेक्टर एडिशन a प्लस बी, जहां पर हम उसकी एनालिटिकल रिक्वायरमेंट को समझेंगे, फॉर्मूला, नंबर्स कैसे आते हैं। अब उसी बारिश के मौसम में, क्योंकि बारिश को देखकर जब ये वाला थॉट मुझे पका चुका था, तो मैंने गाड़ी निकाली और मैं निकल गया। अब जब मैंने गाड़ी एक जगह पे खड़ी रखी, हवा बंद थी, पानी अभी भी ऐसे ही आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया, तो मानो ऐसा लगा कि तेज चलती गाड़ी के सामने कोई बाल्टी में पानी भर भर के मार रहा है कांच के ऊपर। और यहां जरूरत पड़ेगी मुझे वेक्टर सब्ट्रैक्शन की, बिकॉज विल बी डीलिंग विद रिलेटिव वेलोसिटी, यानी एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। अब इन दोनों पॉइंट के लिए हमारी चर्चा जो ग्राफिकल तरीके से थी, वो पिछले क्लास में हो चुकी कि ग्राफिकली दो वेक्टर्स को जोड़ते कैसे हैं, उनके ग्राफिकल एडिशन का मीनिंग क्या होता है, ये हमने समझा कि एक रफ डायरेक्शन का आइडिया लगता है। और उस बात को यहां पर हमने ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू एनालाइज करने की कोशिश की। पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ, कि जहां पर उसका नेट डायरेक्शन यानी एडिशन करने पे कैसे पर जो हमारा डायरेक्शन है आ रहा है। ट्राइंगल का मतलब कोई इनिशियल बनाना है कि आपका कंटिन्यूअस वेक्टर बनाना है। यस, दिख रहा है यहां पर कंटिन्यूअस वेक्टर। रिजल्टेंट कैसे बनता है, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है। जब आप दो पर्टिकुलर वेक्टर्स को को इनिशियल बना के पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं, तो वो रिजल्टेंट वहां किसे कहते हैं, कहां से कहां तक बनता है और उसका मीनिंग क्या है। क्या आपको वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दे देता है? नहीं। क्या लिटरली एक 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 आपके रेफरेंस के रिस्पेक्ट में एंगल दे देता है, डायरेक्शन दे देता है? कतई नहीं। सिर्फ एक सेंस देता है कि दिस विल बी द डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन। बट पढ़े लिखे लोग ऐसा बोले कि इधर होगा, उधर होगा, इतना होगा, वहां देखिए, ऐसे मजा नहीं आएगा। इसीलिए आज का लेक्चर रिक्वायर्ड है। बट उससे पहले हमने क्या पढ़ लिया वो कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कि व्हाई यू नीड टू ऐड वेक्टर्स, बिकॉज यू विल बी डीलिंग विद डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेट्स से यू आर टेकिंग सेवरल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स या डिस्प्लेसमेंट्स, वेक्टर्स, एंड देन रीचिंग टू अ पॉइंट। बट अगर आपकी इच्छा, आपकी खुजली, आपकी तलब ये कहती है कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मुझे वेक्टर एडिशन सीखना पड़ेगा। हो सकता है वेक्टर्स बहुत सारे हों, मुझे पॉलीगन लॉ यूज करने की खुजली मचेगी, सर नाम तो सुना था, बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ट्राइंगल या पैरेललोग्राम लगाकर नेट वेक्टर निकालिए, एडिशन करके निकालिए, फिर उस आने वाले वेक्टर को दोबारा जो बचा वेक्टर है उसके साथ डील करिए। यही प्रोसेस कंटिन्यूस करते रहिए जब तक सारे वेक्टर्स खत्म ना हो जाए। अब हमने जो वेक्टर एडिशन का ये देखिए, ये रहा वो बात जो मैंने आपको बोला, और ये रहा मतलब जिसके बेसिस पर मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट का या वेक्टर एडिशन का रेलेवेंस समझाने की कोशिश की। आफ्टर दैट वी टुक कि जब हम किसी वेक्टर को नेगेटिव यानी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे उसका इंपैक्ट बदलता है, और कैसे जो हमने a प्लस बी इक्वल टू आर यानी दो कंटिन्यूअस वेक्टर का समेशन ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू निकाला, अगर हम उसको अपने RHS से LHS में भेज दें तो ये एक्सप्रेशन वैलिड है। बट उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने आपको बताया कि वेक्टर यहां पर शुरू किया गया, इधर से इधर गया, फिर वेक्टर इधर से इधर गया, फिर वेक्टर वापस आ गया। यानी आप अपने घर से निकले, S1 डिस्प्लेसमेंट, S2 डिस्प्लेसमेंट, S3 डिस्प्लेसमेंट कर वापस आ गए, तो क्या मिलेगा? नल चलिए मतलब उसको जीरो डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं, बट मतलब उसको मिक्स नहीं करते हैं, नल वेक्टर और जीरो डिस्प्लेसमेंट। मैं बीच का वर्ड एक निकालने वाला था अभी जस्ट आपके लिए ताजा ताजा,
बट मैंने कहा नहीं, ताजा दूध है ये नहीं, शीप। चलिए, तो अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, वी आर एडिंग ऑल द वेक्टर्स एंड प्रोड्यूसिंग द नेट। बट अगर यही सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में मान लीजिए हमें सोचना पड़े, एक मिनट रुकिएगा, सब्ट्रैक्शन पे बात हुई है अपनी तब, अरे भैया कैसे, जब जिसकी जरूरत इतनी ज्यादा है कि जिसका एक पूरा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D करके, उसको हम बातें ना करें, उसकी चर्चा ही ना करें भैया, पाप ना हो जाएगा। फिर सीक्वेंस में आ रहे हैं फिर आपको याद होगा मैंने कुछ टाइम पहले जब वेक्टर्स को रिजॉल्व करना, जस्ट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या 2D वेक्टर, मतलब एक 2D प्लेन में एक वेक्टर है, उसके बारे में जब डिस्कशन किया आपके साथ, तो मैंने एक सिचुएशन आपके सामने रखी थी कि अगर एक बंदे को दो रस्सियां बांध दी जाएं और उसका जो छोर है अगर वो किसी को दे दिया जाए और कहा जाए घसीटो, तो वो दोनों की तरफ थोड़ा थोड़ा नहीं चला जाएगा, वो एक नेट डायरेक्शन में जाता है। उसका एग्जांपल। फिर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर आइदर टेकन टेल टू टेल और हेड टू हेड। इफ दे आर टेल टू हेड, मेक देम टेल टू टेल बाय स्लाइडिंग अ वेक्टर। ये मैंने समझाया। लाल रंग के वेक्टर देख लीजिए, एक्चुअल में ए और बी है, उसी को सरका के आगे ले जाएं तो चाहे टेल टू टेल लें चाहे हेड टू हेड लें, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम आवेगा। अब ई बात खत्म करके फिर हम लोग एक दो एग्जांपल लिए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जरूरी है, बिकॉज आप देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में जाके ही ये बातें अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी, और बहुत जरूरी है जानना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एक कोई सिंपल चीज नहीं है कि जो दिख रहा है वो ले लीजिए तो ले लीजिए, बट एंगल नहीं। तो जो एंगल है दो वेक्टर्स के बीच का, वो कैसे मेजर होता है वो समझा। फिर उसके बाद वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, क्या वेक्टर सब्ट्रैक्शन में मुझे नए सिरे से फिर एक नई बात शुरू करनी पड़ेगी? कतई नहीं। कैसे वेक्टर एडिशन को ही इस्तेमाल किया बाय यूजिंग दी स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टॉपिक, कि -1 से मल्टीप्लाई करके कैसे एक वेक्टर पलट जावे हैं, उससे वेक्टर सब्ट्रैक्शन सीखा। फिर थोड़ा बहुत मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन क्या होता है वो डायरेक्शन के बारे में बात की। और आज जो अपन चर्चा उठाने वाले हैं, टुडे विल बी फोकसिंग ऑन एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी बहुत हो गई कहानी, कहानी जरूरी थी बिकॉज वो कहानी मेरे मन की नहीं, वो कहानी किसी किताब की नहीं जो आपको वंस अपॉन अ टाइम की कहानी सुना रही हो, वो इस बात की है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर एडिशन आर द मेन बेसिस व्हेन यू स्टार्ट डीलिंग with relative velocity in 2D, or you can say circular motion, or you can say projectile motion. Projectile motion में तो क्या स्ट्रेट लाइन का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा क्या वही है, लेकिन शुरुआत होगी रेजोल्यूशन से, शुरुआत होगी ये बात समझने से कि क्यों दो वेक्टर को हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। इस बात को जो कॉस थीटा साइन थीटा नहीं खेला था अपन लोगों ने, मतलब हमने तो खेला था, आपका खेला होबे है कि नहीं देखेंगे। तो एनालिटिकल मेथड में हम क्या करेंगे, विल टेक अ स्मॉल डेरिवेशन एंड दैट डेरिवेशन विल बी गोइंग इन सच अ वे, ओके, दैट इट शुड प्रोवाइड यू विथ रिजल्ट्स। मतलब ओके, लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। थोड़ा स्ट्रेस दे दे, नहीं तो लोग। अब ये रहा बी वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर, देखते हैं आएगा, आ गया, बहुत बढ़िया। ये बी और ए, अच्छा क्या किए हम लोग? सर ये तो आप इन दोनों को कंटिन्यूअस वेक्टर बना दिए हो, और जैसे ही कंटिन्यूअस वेक्टर बन जाता है हम पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को ज्वाइन कर देते हैं, और ज्वाइन करते ही मिलता है एक आर जो कि मिल रहा है ए प्लस बी से। दैट इज व्हाट वेक्टर एडिशन इज। अच्छा, यानी सर ये तो वेक्टर है, अरे ए वाले का लग रहा है, बताइए ए वाले की पगड़ी लाना रह गया, चलिए उसकी पगड़ी ले आए। वाह, वेक्टर है ना भाई, उसका ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ही उसी से डिफाइंड है। चलिए, तो ये जो a प्लस बी अपन ने लिखा, अब हमें इसकी लेंथ चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट द मैग्नीट्यूड इज। यानी मेरा जो कंसर्न है वेक्टर के साथ नहीं, वो तो ग्राफिकली दिख रहा है, मुझे चाहिए r
यानी मॉड्यूलस ऑफ आर, और मुझे चाहिए आर कैप यानी डायरेक्शन ऑफ आर। ये चीजें चाहिए अपन को। अब अगर ये चीजें निकालनी है तो सबसे पहले सर एक तो थीटा था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वो हम लोग यूज किए थे, ठीक है, एंगल बिटवीन, या ऐसा करें जो डिस्कशन हो रहा है उसी उसी को यूज करते हैं, ए एंड बी वेक्टर। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल ये वाला होगा भैया, सिंपल, दिस इज थीटा एंड बहुत बढ़िया। तो पिछला जो लेक्चर था उसको जाइए और मतलब कुछ हो सके तो डिलीट करवाइए, क्योंकि हमने डिस्कस ही यही किया कि द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज टेकन बिटवीन आइदर टेल टू टेल और हेड टू हेड, बट एज यू कैन सी दीज टू वेक्टर्स आर कंटिन्यूअस। और अगर ये वेक्टर्स कंटिन्यूअस हैं तो यानी ये टेल टू हेड होंगे। तो हमें क्या करना है भैया, बी वाले की लाइन आगे खींच दीजिए। अब जैसे ही बी वाले की लाइन आगे, मतलब आप इमेजिन करिए कि बी को ही उठा के ले गए और दोनों को को इनिशियल बना दिया, इमेजिन करिए, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं ये जो लाइन है, तो आपको नहीं लगता ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा, वाई, बिकॉज चलो ठीक है, अब मेरा मन भी नहीं मान रहा है और मन बावरा। तो अगर मैं ये वेक्टर आगे खिसका के यहां पर ले आऊं, लेट्स से यहां, वो मैं क्या डिराइव करना चाहता हूं, इसीलिए मैं डॉटेड लाइन रख रहा हूं। बट लेट्स से अगर मैं इस वेक्टर को यहां पर ले आऊं, तो आपको नहीं लगता कि अब ए और बी टेल टू टेल हो चुके हैं, और वैसे भी ये फ्री वेक्टर्स हैं, इनको इनका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो कहीं भी चेंज कर सकते हैं। बस ये है कि जो बताया जा रहा है टेक्निकली उसको फॉलो करिए, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर है अपने पास, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, और दिख रहा है वो थीटा कहां है, तो अंदर वाला थीटा नहीं है भैया, अंदर वाला 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अब आते हैं, ये तो हुआ सब सिंबलाइजेशन, लेकिन अब मेरा मन कह रहा है कि लेट्स, एक मिनट, मेरा मन अभी कहेगा 2 मिनट, रुको, इसको रब कर देते हैं, ये मैं यहां से हटा रहा हूं, अरे हमारी लाइन ले गया हल्का सा, ये मैंने इसको हटा दिया, फिर ये जो बी है इसको भी हटा दे रहा हूं, मतलब ये तो पता है ना अपने को कि ये क्या है, वी नो दिस ऑलरेडी ना। तो अब सीधा सीधा, क्योंकि हमें जो चीज चाहिए उन पे जाते हैं, ये आर है, लेंथ भाई ग्राफ पेपर पे बना दिया, तो ये आर है यानी मैग्नीट्यूड, ठीक, वेक्टर का। और ये ए वेक्टर था तो मैग्नीट्यूड हो गया ए, और ये बी वेक्टर था तो मैग्नीट्यूड हो गया बी। अब एक ठो परपेंडिकुलर यहां से हम लोग गिरा दिए, ये परपेंडिकुलर। अब ये जो परपेंडिकुलर गिराए हैं, इसमें आपको दो ठो राइट एंगल ट्राइंगल यू विल बी एबल टू सी, दो, एक छोटा वाला, लाल गोले को देखिएगा, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। अब अगर बड़े वाले को पहले डील करें तो आर मिलेगा, छोटे वाले को डील करें तो जो परपेंडिकुलर है वो मिल जाएगा। निकाल दे भैया, चलिए एकदम ध्यान से देखिएगा, पहले छोटे वाले ट्राइंगल पर फोकस करिएगा, उससे बात शुरू होगी। छोटे वाले ट्राइंगल के लिए बना देंगे एकदम हल्का सा, बस ओके, ये लेंथ है ए, ये जो परपेंडिकुलर है और ये जो बेस है ये अपने को चाहिए। अब परपेंडिकुलर कैसे निकालिएगा, ठीक है, अरे ये बेस को बी लिख दिए, कोई लोग सोच लेंगे ये बेस है भाई, ठीक है, वो बी नहीं, वो बी, अबे ये बी थोड़ी है, इज दिस बी, ये बी है क्या, कतई नहीं, ये बी थोड़ी है, ये तो बेस है, प्रोजेक्शन है, किसका, ए का। सर ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और बेस वाला, सर हमने पढ़ा था कि अगर वेक्टर किसी लाइन से थीटा एंगल बनाता है तो हॉरिजॉन्टल होता है ए कॉस थीटा और परपेंडिकुलर होता है ए साइन थीटा, यानी जिस एक्सिस से बने एंगल वो कॉस, जो बच गया वो साइन। यानी ये वाली जो लेंथ है यहां से यहां तक वाली, ये लेंथ यहां से यहां तक कितना है जी, कहां गया, हाँ, ए साइन थीटा, और ये जो लेंथ है ये कितना है, ए कॉस थीटा। अब चाहिए आर, सर बड़े वाले ट्राइंगल पर जाइए और उससे अपनी खुजली मिटाइए। तो बड़ा वाला ट्राइंगल ये रहा, बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में दिस परपेंडिकुलर इज ए साइन थीटा, एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ बेस, पूरा बेस बताइएगा भाई, वो राइट एंगल ट्राइंगल का पूरा बेस चाहिए हमको, पूरा। सर वो पूरा लेंथ जो होगा वो हम डायरेक्ट बता दें आपको, बता दो सर, वो होगा बी प्लस ए कॉस थीटा टोटल। और पाइथागोरस कहता है कि अगर ये आर है
तो डायरेक्ट लिखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा का स्क्वायर। और हमें तो आर चाहिए था, तो अगर हमें आर चाहिए तो इसको हम यहां ले गए, या ऐसा करें, चलो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। ये एरो से जहां मैं आपको ले गया वहीं पे अपना जो चक्षु है उसको फोकस करिएगा। तो आर जो आएगा वो अंडर रूट दैट विल बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कट नहीं रहा ना? हाँ ठीक है, कुछ भी जाना नहीं चाहिए, जाने तो देंगे नहीं। चलिए, मतलब क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली ए साइन थीटा का स्क्वायर किया, लिख दिया। अब बी प्लस ए कॉस थीटा को ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, भैया ये बी स्क्वायर लिख दिया, फिर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, फिर आगे क्या बचा, तो 2ab यानी 2b a कॉस थीटा। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, एक तो जिला है। तो ये जो आर है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो अंडर रूट देखिएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, किया गया। फर्दर इसको और थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 नहीं। अगर ये आइडेंटिटी 10वीं में हमने देखी तो मैथमेटिकल टूल का पूरा एक सिलेक्शन ऑफ वीडियोज हैं, सिलेक्शन नहीं सीक्वेंस ऑफ वीडियोज हैं, जिसमें आप जाकर देखिए। सिलेक्शन तो आप करेंगे और होगा, ठीक है, दोनों अलग है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो बचेगा ये पूरे पार्ट का बचेगा ए स्क्वायर, और जो बी स्क्वायर था उसको एज इट इज लिख दिया, प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस भाई 2ab कॉस थीटा। जे मिल को लाल वाले रंग से करते हैं, मजा आता है लाल वाले से। लाल, दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट because we have obtained our first thing, that was the magnitude of the vector, ठीक है। अब ये जो लेक्चर है, this lecture, the beginning part, maybe after deriving everything, we'll go for numericals, and time जितना permit करेगा उतने numerical उठाएंगे, because my focus is delivering only that much content which can be grasped, understood in a मतलब एक तरीके से जो उसका इंपैक्ट आप पे जनरेट हो उस टॉपिक का, वो उस दिन के लिए उस लेक्चर को देखा एंड वी आर डन विद दैट थिंग। मेरा कोशिश ये है कि मुझे उसके लिए अननेसेसरी चीजों, हाँ प्रैक्टिस तो करनी है, बट मैं इतने छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा हूं, बिट्स बाय बिट्स, मतलब जो अपना जो पीसेस हैं वो मैं उठा रहा हूं कि आपके साथ एक डिस्कशन जो भी हो उसमें बहुत सारी बातें न मिले, हाँ उसके वर्जन्स हो। इफ वी आर डिस्कसिंग, जैसे हमने इससे पहले वेक्टर एडिशन लिया तो मैंने आपके साथ सिर्फ ग्राफिकल मेथड में ही सब कुछ डिस्कस कर डाला, दैट हाउ वो दिखेगा कैसे, सबट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो, पलटने का मतलब क्या है, कहां उसका रिक्वायरमेंट है। अब उतनी बातें उसमें की, भले वो टॉपिक बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, बिकॉज माय फोकस इज नॉट कि आप उस लेक्चर के बाद भी परेशान रहे उस लेक्चर के लिए। तो मैं चाहता हूं जब आप उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में देख रहे हैं, वंस यू आर डन विद दैट लेक्चर, यू आर डन फॉर द डे। अगर वो थियोरेटिकल ज्यादा डिमांड कर रहा था तो उसकी सारी थियोरेटिकल पॉइंट को खत्म करेंगे, न्यूमेरिकल डिमांड कर रहा था तो उस दिन न्यूमेरिकल डिमांड खत्म करेंगे। मैंने रिलेटिव का थ्योरी पढ़ाया तो एक लेक्चर थ्योरी पढ़ाया, ऑब्जर्वर क्या एक एग्जांपल कराया एकदम बेसिक सा, वो भी 10-15 मिनट लेके। क्यों, क्या मिलने वाला है उससे अपन को? अरे सिंपल मिलने वाला है, अपने को मिलेगा उससे एक सोचने का तरीका। तो यहां जो आर ऑब्टेन किया इसको नोटिस करिए, ये है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वापस आ रहे हैं, और ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, 2ab कॉस थीटा में भी ए और बी वही है, थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स which are either taken tail to tail और head to head। इसमें कोई शंका संचय नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट रिमेनिंग इज आर कैप।
सर क्या आप आर कैप निकाल के दे सकते हैं? बिल्कुल, आर कैप आ चुका है। आर कैप होता है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ आर। सर अगर हमारे पास ए वेक्टर होता, हमारे पास बी वेक्टर होता, तो हम उसको डायरेक्टली जोड़कर आर वेक्टर लिख देते, और जैसे ही उसको डायरेक्टली जोड़कर हम आर वेक्टर को लिख देते, जैसे अगर आप नोटिस करिए समझने के लिए, ये पॉइंट ऐसा है, मतलब चलिए इसको मैं थोड़ी देर बाद बोलता हूं, एक क्वेश्चन कराने के बाद इस पॉइंट पर मैं आऊंगा, ठीक है? एक मतलब आएगा वो कुछ 90 डिग्री का है, कुछ आएगा, देखते चलिए। तो यहां पर जो सेकंड पॉइंट रिमेनिंग है उसके बारे में सोचते हैं। सर यहां हमें ये वेक्टर्स गिवन तो है नहीं कि हम आर वेक्टर लिख के निकाल लेते, तो हम इस पॉइंट पर उसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर अप्रोच तो ले नहीं सकते। यानी यहां आपको एनालिटिकल मेथड में यू ऑलरेडी शुड हैव अ रिजल्ट which can be directly used by putting all the values given in the question and be done। तो जैसे हमने a और b और उनके बीच के एंगल के सहारे r लिखा, मैग्नीट्यूड लिखा, वैसे ही r कैप को अब हम r कैप लिटरली ना कहकर डायरेक्शन एंगल के थ्रू बताएंगे, क्योंकि इट विल बी मच बेटर। लेट्स से कोई मुझे बोले कि अभी तुम जहां देख रहे हो वहां से 30 डिग्री इधर की तरफ आ जाओ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो अब आप किस सेंस में जा रहे हैं, क्योंकि कैमरा यहां पर ट्रांसफॉर्म करता है और मतलब ऐसा वो पलट देता है, तो वो सेंस अलग बनेगा, इसलिए मतलब मैं वो शब्द क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट स्टिल। तो इधर देखा और देखकर ऐसे इधर, तो अगर किसी ने मुझे 30 डिग्री बता दिया तो मैं इधर चला गया। अब मान लो मैं उसी बताए हुए डायरेक्शन के ऑपोजिट जाता है, तो मैं तो 30 डिग्री यहां पर देखने लग जाता, और फिर यहां पर देखकर मैं कहता कि भैया पढ़ाऊं कैसे। तो मुझे डायरेक्शन सेंस बनाना बहुत जरूरी है। वापस आते हैं, ठीक है? डायरेक्शन सेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो इस बार डायरेक्शन कैसे दिया जाएगा सुनिएगा ध्यान से। ये जो वेक्टर आर वेक्टर है वो बी वाले वेक्टर के साथ बना रहा है एंगल बीटा, और ए वाले वेक्टर के साथ बना रहा है एंगल अल्फा। सर ये जो आपने अल्फा और बीटा बनाया, ये है बी के साथ एंगल बीटा, ए के साथ है एंगल अल्फा। कोई एक निकालेंगे और शांत रहेंगे, ठीक है? मतलब विल बी फाइंडिंग ओनली द वन एंड यू कैन सी द पैटर्न, विल गेट द नेक्स्ट वन, ठीक है? जरूरी है इसमें समझना, क्योंकि वो रिजल्ट हम दोनों को अलग अलग रटने की जरूरत नहीं, और ना ही उस रिजल्ट की बहुत ज्यादा मतलब रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट रिलेटिव इन 2D के पड़ती है, ठीक है? सुनिएगा। तो अब यहां मुझे चाहिए अल्फा और बीटा। सर आपने अल्फा बीटा बनाया कैसे? अरे सिंपल, मैंने जब आर वेक्टर और बी वेक्टर, आर वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल बीटा को शो किया, तो उस पॉइंट पर मैंने टेल टू टेल रखा है, और जब मैंने आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच के एंगल को शो किया तो ध्यान से देखिए दोनों को हेड टू हेड रखा है। यानी जो बढ़ाया, बढ़ाया तो कंटेंट है, जो पढ़ाया वो यहां पर अप्लाई हो रहा है। अच्छा सर बीटा निकाल देते हैं। बीटा तो बहुत आसान है, दिख रहा है डायरेक्ट। अरे अल्फा भी दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं बीटा डायरेक्ट बता। मैं लिखता हूं, ये शायद मेरी मुंडी पीछे जा रहा होगा, रुकिए, आज पकड़ लिए हैं पहले ही। अरे ये मिट जाएगा, रुकिए। क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, ठीक है? वैसे मेरे हिसाब से नजर तो आ रहा होगा, ठीक है? नजर आ रहा है कि नहीं? क्योंकि क्या होगा, इसको जैसे ही थोड़ा बड़ा करेंगे ना तो सेम स्टेट में चला जाएगा, ठीक है? तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आया अपना, ठीक है, इसमें हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट पॉइंट विच वी वांट इज लेट्स से बीटा। सर बीटा वाले के लिए ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, जे वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में बीटा निकालना है। तो टेन बीटा आपने पूछा, तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर उसको लगा दें तो यहां पर देखिए सेकेंड पॉइंट, और निकाल के आ रहे हैं हम 10 बीटा। तो 10 बीटा विल बी परपेंडिकुलर। सर हाउ मच इज द परपेंडिकुलर? इट इज a sin थीटा। हाउ मच इज द बेस? इट इज b plus a cos थीटा। इट इज b plus a cos थीटा। व्हाट इज बीटा? बीटा इज द एंगल, एंगल, अरे दुद्दू ई, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो जब हमने आर वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकाला,
तो फॉर्मूले में ए साइन के साथ अटैच किया और ए कॉस के साथ। मान लो अगर मैं कहूं कि मुझे टेन अल्फा डायरेक्ट लिखना है, मुझे यहां निकालना नहीं, निकल जाएगा बहुत आसानी से, पर डायरेक्ट लिखना है तो क्या आप बता पाओगे? अल्फा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो जिसके साथ उसको नहीं, दूसरे वाले को साइन कॉस से अटैच करो। तो यहां लिखेंगे बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कास थीटा। समझे भैया? तो ये मिल गया सेकेंड रिजल्ट। व्हाट इज अल्फा? एंगल मेड विथ ए। व्हाट इज बीटा? एंगल मेड विथ बी। किसका? आर वेक्टर का। नाउ दिस इज द वे ऑफ गिविंग यू डायरेक्शन। मैं बोलूं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, कुछ भी हो सकता है, वो मतलब क्या बोलते हैं, जो आपका डायरेक्शन है वो लेजिटिमेट है कि नहीं वो भी देखते हैं। मैं बता रहा हूं, एक खाली नाम बोल रहा हूं, बीज बो के छोड़ देते हैं एग्जाम्पल। तो यहां पर ये जो चीजें हैं इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, कैसे, व्हाट विल बी द वे। और ये मतलब ये भी आप सुनिएगा, हम एनालिटिकल मेथड को जब हमने उठाया, ये आपको समझ आ गया पहले पूरा? कोई दिक्कत यहां पे हो तो जरूर बोलिएगा कमेंट में, ठीक है। अब ये जो डिस्कशन आपने यहां पे उठाया, इसमें हमने एडिशन किया। अच्छा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे? क्या हम पूरा डेरिवेशन दोबारा से करने बैठ जाएंगे कि सर फिर से ए बी बनाते हैं, उसके बाद थीटा, फिर परपेंडिकुलर, फिर पाइथागोरस? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई विल जस्ट गिव यू अ ट्रिक है भैया, कोई ट्रिक नहीं है, इट्स जस्ट व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। देयर इज नो ट्रिक, इट्स टोटली लेजिटिमेट, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक छोटा सा चेंज होता है। क्या? सुनना भाई, ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। अरे ट्राइंगल से करते हैं, मतलब दिक्कत नहीं, एक ही बात है, वो जो मुझे बताना है वो यहां पर, बल्कि आई थिंक पैरेललोग्राम, चलिए पैरेललोग्राम लेते हैं, पैरेललोग्राम ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो तो मेरा काम और आसान कर देगा। उसमें तो मुझे टेल टू टेल वो सब खेलना पड़ा था, किसका किसका केस में, तो ओहो। देखिए इनके बीच का एंगल क्या है सर? थीटा है। ओ केस, तो ए और बी के बीच का जो एंगल है वो थीटा, और यहां पर जो आर वेक्टर था उसके दो पॉइंट थे, क्योंकि वेक्टर दो चीजों से बना होता है, एक है मैग्नीट्यूड, अरे एक ही चीज को दो तरीके से लिखा, और दूसरा है डायरेक्शन। बट इस बार डायरेक्शन आर कैप से नहीं, अल्फा और बीटा से दिया था। तो जो चीजें हमने निकाल दी पहले उसको लाकर लिख देते हैं। तो क्या क्या निकाल दिया सर? आर हमने निकाला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और जो अल्फा और बीटा निकाला वो हमने 10 के थ्रू निकाला है, 10 के। सर अल्फा बनता है ए से, तो लगाओ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। और 10 बीटा जो था, 10 बीटा में बीटा इज द एंगल मतलब आपका मेड विथ जो बी वेक्टर है, यानी यहां आएगा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ओके सर, अब ये तो ठीक है, ये तो हमने इससे पहले निकाल दिया। अब क्या करिएगा? चलिए थोड़ा सा मैथ्स का भी साथ लेना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब तो सर ये हुआ कि अब आपको a प्लस बी नहीं, जिसको हमने r कहा था, अब आपको a माइनस बी करना है, जिसको हम r1 वेक्टर कहेंगे, या तो b माइनस a करना है, जिसको हम r2 वेक्टर कहेंगे। लेकिन अब दोनों पे चर्चा अलग थोड़ी करनी है, एक को लेते हैं और इसी पे बात खत्म करते हैं। a माइनस बी इक्वल टू r1, इसी पॉइंट पर इसको लेट्स गेट डन विथ इट। ओके, तो a और b वेक्टर में सर a और b वेक्टर ठीक है, मेक सेंस एवरीथिंग व्हाट यू हैव सेड टिल नाउ, बट टेल मी वन थिंग कि a माइनस बी कैसे करते हैं? हम बताएंगे, हाँ बिल्कुल, a प्लस ऑफ माइनस बी का भैया, a प्लस ऑफ माइनस बी, और माइनस बी का मतलब क्या है कि हमने उस b वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करके पलट दिया। तो जब b वेक्टर को पलटना है तो चलिए b वेक्टर पलटा जाए, देखें सिलेक्ट होगा, वाह। और अब ये b वेक्टर -1 मल्टीप्लाई करते ही मूल की तरह बदल गया पढ़ने के, तो नहीं बिल्कुल नहीं। तो यहां पर जो b वेक्टर था इसको अपन ने ये पलटा, घुमाया और j लगाया,
काटो घोलो और लगा लो। ठीक है, तो ये जो है ये है आपका बी वेक्टर। थोड़ा खींच गया क्या इधर आते आते? हाँ, हल्का सा लग रहा है ना, लेंथ बड़ी हो गई कि ठीक लग रही है। चलो तो ये जो बी वेक्टर है इसको जब अपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो वो बी वेक्टर मतलब हो सकता है घुमाते वक्त हल्का खिंच गया हो, कोई बात नहीं। खिंचाव जीवन में अगर रिश्तों में रहेगा तो तकलीफ देगा, वेक्टर में होगा तब भी तकलीफ देगा, बिकॉज द मैग्नीट्यूड वुड हैव बीन चेंज्ड। तो यहां जो बी वेक्टर है उसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो -b बना, लेकिन अब आप नोटिस करिए सर इस फॉर्मूले के अंदर हमने √a² + b² + 2ab cos थीटा, दैट पर्टिकुलर थिंग इज इंपॉर्टेंट, cos थीटा, दैट थीटा is angle between a and b vector. When we were adding a and b, theta is the angle between a and b vector. When we were adding a and b, now a और b ऐड कर रहे हैं कि a और -b ऐड कर रहे हैं भैया? सर a और -b ऐड कर रहे हैं। तो अगर a और -b विच इज अ थर्ड, मतलब थर्ड काइंड ऑफ वेक्टर, अभी तो पलट गया ना भैया। क्या बी वेक्टर और -b वेक्टर सेम है? नहीं, दे आर नेगेटिव वेक्टर्स, दे आर एंटी पैरेलल, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट स्टिल ऑपोजिट डायरेक्शन। तो सरकार -b वेक्टर और a वेक्टर को जोड़िए, बहुत हो गया माहौल बनाना। सब देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में अगर दो वेक्टर कोइनिशियल हैं जिसमें कि ये और ये पहले से कोइनिशियल हैं तो उनके बीच में रिजल्टेंट कैसे आता है? तो उनके बीच में रिजल्टेंट लाने के लिए एक तो b के सर से -b के, देखिए -b कहना जरूरी है। किसी का नाम गलत बोलेंगे तो नाराज नहीं हो जाएगा, आप ही का नाम गलत बोल दें तो नाराजगी नहीं होगी, मन में गाली गलौज शुरू हो जाएगी क्या भाई? ठीक है, मन में। तो -b और a को जब रिजल्टेंट किया तो वो ऐसा मिला, लेकिन हम कह रहे हैं ये वाला है r1 वेक्टर। अब अल्फा और बीटा और जो r का मैग्नीट्यूड था डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट। सर r1 लिख के बताओ जल्दी से, तो r1 लिख के बताओ। व्हाट इज r1? r1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर, r1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर एंड इट विल बी रिटन डायरेक्टली, देखना, a² + b² + 2ab cos ऑफ, सर 180 - थीटा। अरे ये क्या किए सर, ब्रैकेट रह गया? नहीं नहीं, फोकस उस पे नहीं, ये रख कि 180 - थीटा। थीटा वाज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है भाई, थीटा वाज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, और अब बोल रहा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 - थीटा। ये क्या हो गया? ये वाला एंगल थीटा है, ये टोटल 180 में से ये थीटा घटा दो, कितना बचेगा? 180 - थीटा। सर अगर वेक्टर ऐड करने हैं तो √ पहले वाले वेक्टर का स्क्वायर का मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर 2 इंटू पहला वाला मैग्नीट्यूड दूसरा वाला मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अरे तो पहले वाला वेक्टर a, उसका मॉड्यूलस a, मतलब a वेक्टर a, दूसरा वाला जो आपका b वेक्टर मॉड्यूलस b, और उनके बीच का एंगल 180 - थीटा। एंड इफ दैट एंगल इज 180 - थीटा, सिंपल पुट कर दीजिए। अच्छा सर अब एक बात थोड़ा सा मैथमेटिकल वाला याद दिला दो, क्योंकि मैथमेटिकल टूल हम लोगों का रह गया तो देखिएगा जाकर, बट फिर भी cos 180 - थीटा, cos 180 - थीटा, देखिए ये STC रूल जल्दी से बहुत छोटा सा डिस्कशन करने, क्योंकि समझाना जरूरी है। 0, 90, 180, 270 और 300, मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 180 - थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, cos 180 - थीटा मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90, मतलब cos का cos रहेगा, थीटा लगा दीजिए, प्लस के माइनस, सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो लगाएंगे -cos थीटा। पीछे आएंगे, सर ये क्या किया? ये कुछ नहीं, ये ग्लिम्स दिया कि जाके देख मैथमेटिकल टूल, बहुत प्यार से ये सारी चीजें बहुत धीरे धीरे समझाई है, एक अच्छा खासा पूरा वो चाहे वो नीट का बच्चा हो, चाहे वो मेंस का बच्चा हो, चाहे एडवांस का बच्चा, फिजिक्स में जितनी मैथ्स चाहिए उतना काम हो गया। मैथ्स में जितनी मैथ्स चाहिए वो मैथ्स वाले को पढ़ा दी जाएगी, और मैथ्स में मैथ्स बायो वाला क्या करेगा लेके। तो मैथमेटिकल टूल देखिएगा, और इसको देखेंगे तो R1 जो आएगा वो होगा √a² + b², देखिए √a² + b² - 2ab cos थीटा, -2ab cos थीटा।
See, this formula will be used when the angle between A and B vector is given and then you are trying to find A minus B. फिर से बोलता हूं, ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब A और B के बीच का एंगल गिवन हो और आप A माइनस बी निकाल रहे हैं। A और B के बीच का एंगल गिवन हो और आप A माइनस बी निकाल रहे हो, तब इस फॉर्मूले को यूज करिए, बिकॉज द थीटा इज ऑलरेडी गिवन टू यू एंड यू कैन यूज दिस इन द फॉर्म डायरेक्टली, इन दिस फॉर्म डायरेक्टली। समझ रहे हैं इस बात को? तो अगर ये जो R1 का मैग्नीट्यूड निकाला हमने, सर अल्फा बीटा भी बता देंगे आप? बिल्कुल बता देंगे। तो एक छोटा सा और डिस्कशन, यहां पर साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? व्हाट विल बी साइन 180 माइनस थीटा? टेल मी सर। साइन 180 माइनस थीटा में सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इवन मल्टीपल यानी प्लस साइन थीटा। बस अपन इतना ही बोलेंगे भाई, इतना चीख चिल्ला के इतना प्यारा लेक्चर बनाया, जाके देखो, ठीक है। फिर भी बता रहा है आदमी पेज पलट पलट के, कोई नहीं, क्योंकि मन बावरा। तो ये जो 10 अल्फा चाहिए सर, क्या 10 अल्फा डायरेक्ट लिख सकते हैं? चलो एक लिख के बता दो सर, 10 बीटा हम खुद लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पहला क्या था? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सर बी साइन थीटा की जगह पर रिप्लेस करो 180 माइनस थीटा और साइन का रहेगा साइन, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन नीचे वाला हो जाएगा ए माइनस बी कॉस थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा पुट करते ही माइनस लग जाएगा। और नीचे वाले में भी सेम होगा, जो फॉर्मूला है, बस नीचे साइन थीटा रहने वाला है, चेंज तो होगा नहीं, कॉस हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, खत्म बात। लेकिन रिमेंबर, थीटा इज नॉट एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड 180 माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी। सेम तरीके से अगर मुझे b माइनस ए करना होता तो b को यहीं रखिए, a को पलट दीजिए, उसके बीच में भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 180 माइनस थीटा होता और रिजल्ट सेम आते। बस उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अरे अल्फा और बीटा तो a और b से बनने वाले एंगल है ना भैया, या a और माइनस b या b और माइनस a से बनने वाले एंगल हैं। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि आप जो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भूल जाओगे, अरे वो भी करना जरूरी है ना। तो क्या सब सेम मिलेंगे? नहीं। क्या सब सेम वेक्टर है? नहीं। क्या सब सेम तरीका है? नहीं। तो मेरा ये कहना है आपसे कि सर आपने जब वेक्टर सब्ट्रैक्ट किया तो a माइनस बी और b माइनस ए पे अलग अलग चर्चा करते हो, क्योंकि ग्राफिकल मीनिंग डिफरेंट है। दो द अल्फा बीटा वैल्यूज विल बी सेम बिकॉज दे आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू अ बेसिस a एंड b, a एंड माइनस b एंड माइनस a। लेकिन जो उसका उस प्लेन में डायरेक्शन नेट बनेगा, जो फाइनल आएगा, वो उस ग्राफिकल सिग्निफिकेंस को पहले समझिए, दे आर डिफरेंट। एंड व्हेन यू ऑलरेडी नो दैट द नेट विल बी डायरेक्टेड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस, दैट मींस दे आर नॉट द सेम वेक्टर, दे आर डिफरेंट वेक्टर्स। समझे भाई इस बात को अपने? ठीक है, दे विल बी डिफरेंट वेक्टर्स। अच्छा, अब ये जो हमने पूरी चर्चा खत्म की, इस चर्चा में से जो जो फॉर्मूले आपको उठाने हैं आप वो यहां पर देख सकते हैं। ये आपने दोनों फॉर्मूले उठा लेने हैं और अपने साथ हमेशा संजो कर रखने हैं। अब मैंने आपको पहले भी कहा है कि फॉर्मूलेज रटने से फिजिक्स में काम नहीं चलता। यू कैन नॉट स्टार्ट मेमोराइजिंग दीज रिजल्ट्स जस्ट बाय राइटिंग देम ऑन पेपर। ऐसा लिख के नहीं होगा। यू हैव टू यूटिलाइज देम, एंड जब आप उसको बार बार यूटिलाइज करेंगे, देन आपका दिमाग उनको कॉम्प्रिहेंड करना, उनसे जो आपका मतलब डर है, जो आप जैसे जब मतलब सोचिए, जिस तरह से आपको पढ़ाया जाता है, सीक्वेंस आपका जो स्टडी पैटर्न है, जो मतलब जिस तरह से कंटेंट धीरे धीरे आपके आंख के सामने आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5वीं कक्षा तक जब पढ़ा तो कहा जाता होगा कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले बड़ा फिर छोटा, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन फिर अचानक से 6ठी या 7वीं, आई डोंट रिमेंबर किस क्लास में आता है, ठीक है, देखिएगा, बताइएगा। अगर कोई छोटा बालक देख रहा हो, गलती से हमको देख ले, वैसे देख लेगा तो आगे 11वीं का मन, ठीक है, लेकिन अगर देख ले तो जरूर कमेंट में करे, या किसी को याद हो तो वो कमेंट में करे कि किस क्लास से हमें नेगेटिव पार्ट ऑफ द लाइन जो आपका होता है, नंबर लाइन, वो सिखाया जाता है। तो जब फिर उसमें क्या होता है, अचानक से बोलते हैं अरे यार छोटे में से बड़ा भी सब्ट्रैक्ट कर सकते थे,
मैडम पहले सुताई करती थी इसी बात पर कि बड़े में से छोटा निकाल, और आज हम छोटे में से बड़ा करके भी वी आर फीलिंग मच प्राउड, मच मोर प्राउड कि अरे वाह वी कैन डू दैट। ठीक है, तो आपके साथ जब चीजें धीरे धीरे डिस्कस होती हैं तो यू यूज देम स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, एंड व्हेन यू यूज देम धीरे धीरे आपका माइंड भी ना उसको ऐसे, अच्छा आज ये समझ आ गया, अच्छा ये समझ आ गया, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर अच्छा, ठीक है, अच्छा नहीं, अच्छा। तो अब लगाते हैं एक तो एग्जाम्पल, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए और एक घूंट पानी पी लें। बॉटल कहां गई भैया? हाँ, तो आप लोग क्या करिए, इसको एक बार सवाल को, ये जो सवाल है इसको पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। चलिए पढ़ लीजिए भैया, पढ़ लीजिए। तो सवाल कह रहा है टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ए एक्ट एट एन एंगल टू ईच अदर, एंड अपने को नहीं पता कोई एंगल एक, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज, मतलब दैट पर्टिकुलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विल बी चेंजिंग एंड वी हैव टू फाइंड। अच्छा, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी उसने कहा कि जो दो वेक्टर हैं, अब देखिए हमको नहीं पता, मान लीजिए ये वेक्टर है, एक वेक्टर यहां पर है और दूसरा वेक्टर यहां पर है, ये दो वेक्टर है, लाल वाला और पीला वाला। अब क्योंकि इसने एंगल तो बताया नहीं, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रखना है, चलिए सेम ले लिया, लेकिन क्या इनके बीच का एंगल सेम रखने को बोला है? रुकिए, इसको पहले थोड़ा सा यहां रख के सेम ले लेते हैं, इसको यहां रख के सेम ले लेते हैं। अच्छा, थोड़ा बाहर का अगर शोर वीडियो में आए, क्योंकि कोई स्पीकर लगाकर नारियल पानी बेच रहा है, तो सुनकर मन तो किया पीने का, लेकिन मेन फोकस अभी लेक्चर पर है, तो उसको निगलेक्ट मारिएगा और हमारी आवाज मधुर तो नहीं लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा फोकस करें। तो अगर मान लीजिए ये जो वेक्टर, अरे ये कैसा पलट रहा है बे, हाँ, तो मान लीजिए ये वेक्टर है अपने पास और ये वेक्टर को अपन ऐसा करके थोड़ा सा घुमा दें, ये, तो आपको नहीं लगता कि एंगल तो हम कोई भी चूज कर सकते हैं? अभी वी कैन टेक एनी एंगल। वो वेक्टर हो सकता था लाल कलर, जो आपका लाल रंग का, वो यहां भी हो सकता था, वो हो सकता है यहां भी हो सकता था, तो एंगल तो कुछ भी हो सकता है। अरे यहां भी हो सकता था, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, कोई जरूरी है क्या क्यूटी हो? कुछ भी एंगल हो सकता है, अपने को क्या पता, कोई मतलब कोई फिक्स चीज तो दी नहीं अपने को। लेकिन अब क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप यूज करके डील करके अपने साथ रख लें, तो फिर आगे जाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब मैं कूलम्स लॉ यूज करूं, ग्रेविटेशन में मैं जब अपना क्या बोलते हैं न्यूटन का जो लॉ है उसको यूज करूं, ठीक है, रोटेशन में मैं यूज करूं, या कहीं पर भी मुझे, मतलब न्यूटन का ही नहीं कोई और पॉइंट, अगर मैं ये सब चीजें यूज करूं तो मुझे ये सब अब मतलब अब ये नहीं करना कि यार लॉज ऑफ मोशन में एक बॉडी पे दो फोर्स लग रही थी 120 डिग्री पर, और मुझे उन फोर्सेस का जो नेट आ रहा है उसको यूज करके टेंशन निकालना था कोई स्ट्रिंग में। जस्ट आई एम गिविंग अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट इज गोइंग टू कम अहेड। लॉज ऑफ मोशन बहुत प्यारा और मजेदार चैप्टर है, क्योंकि ये जो बीच में प्लेन वाला चैप्टर आता है ना, ये अचानक से हम लोग का अंडरस्टैंडिंग और डिमांड अचानक से बढ़ा देता है। हम इतना छोटा छोटा स्टेप काहे ले रहे हैं कि वो डिमांड अचानक से बढ़ जाएगा तो फिर उस डिमांड को पूरा करने का मन नहीं करेगा। चैप्टर ऐसा है, टूल्स, मैथ, ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। चलिए, तो यहां पर वेक्टर के बीच का एंगल कोई भी हो सकता है, एंड दैट एंगल कैन बी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब इफ इट इज गिवन, एंड वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बार बार यूज होती होंगी, इसीलिए तो सवाल एक बनाकर बंदा आपके सामने लेकर बैठ गया, और बिल्कुल यूज होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब अगर ये वेक्टर हैं और सबके मैग्नीट्यूड हैं, ये मतलब देखिए सबके जो मैग्नीट्यूड हैं वो तो फिक्स हैं, ये ए तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सब ए, लेकिन इनके बीच का जो एंगल है वो चेंज हो रहा है, वो चेंज हो सकता है। चलिए, इनके बीच का जो एंगल है वो चेंज हो सकता है, दैट कैन बी, और टेल टू टेल बना रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका हेड होगा मान लीजिए इधर की तरफ, ये चेंज भी हो सकता है। तो पहला है 30 डिग्री, यानी मैं ऐसा बोलता हूं कि A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू B1 वेक्टर का, सॉरी B2 लिख रहा है अभी, या रुको, A1 A2 का पंगा ही खत्म करते हैं। A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A, यानी दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, वो A ही है, सेम ये कहना है। अब वो A1 A2 क्या है, मैं फिर वो मतलब अलग अलग नाम लिखूं, फिर कहीं 2 रह जाए, 1 बोल दूं, फिर ये सब क्या टाइम पास करना, मेन फोकस एंगल से आने वाले आंसर पर।
तो दोनों का मैग्नीट्यूड ए। ठीक है सर, अपने को आर चाहिए। अच्छा, आर को जब जोड़ते हैं तो फॉर्मूला लगता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और क्योंकि मैग्नीट्यूड है ए स्क्वायर और बी का भी मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो यहां पर जो कॉस के बाद वाला एंगल है उसको चेंज करते रहिए, आपको अपना आंसर मिलता रहेगा। और फिर हम उसको डायरेक्शन वाइज भी अगर होगा, रुकिए कोई क्वेश्चन मैंने डायरेक्शन का लिया है क्या? नहीं, मतलब अभी मेरा फोकस सिर्फ मैग्नीट्यूड पे है। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, मैं इसमें डायरेक्शन भी डिस्कस करता हूं। मेरा मन कह रहा है कि अगर मैं डायरेक्शन भी डिस्कस करके तुमको ये घर ले जाने के लिए दे दूंगा, तो आज के बाद मुझे दोबारा 30 डिग्री आंसर, 60 डिग्री आंसर, 90 आंसर, क्योंकि आएगा, अरे देखना अभी। ठीक है, तो पहला है कॉस ऑफ 30 डिग्री लिख दो। सर अगर इसको कॉस ऑफ 30 डिग्री लिख दिया, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। बिल्कुल कर दीजिए। 30 वैसे यूजलेस है, उसको याद मत करिएगा, वो खाली इनिशियली पॉइंट पर एक एंगल दे दिया। तो मान लीजिए इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है और 30 डिग्री हमने सीधा सीधा पुट कर दिया, मैग्नीट्यूड सेम रख दिया। अच्छा, अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। अच्छा जी, सर cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, √3/2, 2 ने 2 को बिता दिया, a बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचेगा 2 प्लस √3 एंड विच इज पॉइंटलेस टू मेमोराइज। तो मेरा ये 30 डिग्री वाले को मतलब मेमोराइज मतलब क्या है यार तुम? सर फिर से मुझे पूरा एक्सप्लेन नहीं करना कि मेरे लिए मेमोराइजेशन का मतलब क्या होता है। कोई ना कोई मेरी रील होगी जो इस पॉइंट पर होगी, इस फैक्ट को समझाने के लिए होगी। मैं बार बार ये चीज नहीं बोलना चाहता। फिजिक्स में यूज इट, देन इट बिकम्स योर मेमोरी, खत्म। तो ए स्क्वायर दोनों में था, कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, ए बाहर आ गया, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर मतलब 2 कट के √3 बचा, तो आंसर आया 2 प्लस √3। अच्छा, ये याद मत करना, लेकिन मैं कह रहा हूं मैग्नीट्यूड निकाला कैसे? सिंपल फॉर्मूला, एंगल, दोनों के मैग्नीट्यूड, खत्म। मैंने आर का मैग्नीट्यूड याद रखा, इनके बीच का एंगल मांगा, मैग्नीट्यूड दोनों सेम था, मैंने ए मानकर सॉल्व कर दिया, बिकॉज कंसर्न वही था। ये देखो ना, इक्वल मैग्नीट्यूड ए, तो मेरा काम हो गया, इससे काम खत्म। अच्छा, तो 60 डिग्री जो आपका 90 डिग्री 120, उसको थरोली डिस्कस करते हैं। तो 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, क्या छोटा होता जाएगा डिस्कशन जितना। तो यहां पर पहला वेक्टर जो है ये, और दूसरा वेक्टर है ये, मतलब इनके बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री। फिर अगले केस में ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, फिर ये पहला वेक्टर और ये वाला दूसरा वेक्टर, मतलब कोई भी दो हो सकते हैं, कंसर्न वो नहीं कि सबका लेंथ, मतलब उसका जो मतलब जो आपका 120 डिग्री बनाते हैं टाइम, जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड अलग हैं, वो दिख रहा है थोड़ा लेंथ बड़ा हो गया। अरे ठीक है यार, वो तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं ना, सब ए है। ठीक है, तो ये भी ए ए ए ए ए ए तो पढ़ ले, मतलब ए, तो ये सब ए। अच्छा, ये वाला एंगल 60, 90, 120। सर पहले मैग्नीट्यूड पे चर्चा खत्म करते हैं। बिल्कुल, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ 60 डिग्री। सर कॉस 60 डिग्री 1/2, ये और ये 2 निकल लिया। यहां पर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन बाहर निकाला, बचेगा √3 टाइम्स ए। क्या बचेगा? √3 टाइम्स ए। समझे अपने? क्या है? √3 टाइम्स ए। ठीक है, यानी सर जो मैग्नीट्यूड है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड ए और ए बीच में एंगल 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ एनी वन ऑफ द वेक्टर। किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लीजिए, उसको √3 टाइम्स कर दीजिए और आपको अपना मैग्नीट्यूड मिल गया। लेकिन सर डायरेक्शन की बात कैसे करें? सुनना भाई, डायरेक्शन के लिए मान लीजिए किसी भी एक को बेसिस ले देते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो tan अल्फा निकालते हैं, यानी रिजल्टेंट का किसी एक वेक्टर, मान लीजिए येलो कलर जो आपका वेक्टर था, उसको बेसिस मान लिया, और उससे बनने वाला एंगल है अल्फा, किसका? रिजल्टेंट का। ठीक है, उससे जो बनने वाला एंगल है, उसका रिजल्टेंट का जो एंगल है, वो अपन ने अल्फा मान लिया। अच्छा जी, सर अब tan अल्फा जो है ये तो ए से बन रहा है, तो बी लिखें। अरे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है ना भाई, काहे टाइम पास कर रहे हैं?
तो a sin 60 अपॉन a प्लस a cos 60। सर ये cos 60 sin 60 कैसे लिख दिया आपने? अरे थीटा था ना भैया, दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को ही पुट किया था और क्या किया, तो 60 डिग्री, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। सर a कट गया तो ऊपर बचेगा sin 60, नीचे बचेगा 1 प्लस cos 60। सर sin 60 √3/2, cos 60 1/2, तो 1 प्लस 1/2 3/2, 2 ने 2 को काटा, √3 ने 3 को काटा, नीचे बचा 1/√3। सर tan अल्फा की वैल्यू 1/√3, यानी अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 1/√3। सर ये क्या किया, tan इनवर्स ये क्या होता है? दिस इज इनवर्स फंक्शन। व्हेन यू अटैच थीटा, when you attach theta with a trigonometric function, it gives you a value, it gives you a value. But when you attach an inverse function with that value, it gives you the angle. समझे? फंक्शन अटैच किया ट्रिग्नोमेट्रिक, का मिला वैल्यू, वैल्यू से अटैच किया इनवर्स फंक्शन, का मिला एंगल। तो tan इनवर्स 1/√3 60 डिग्री। 60 होता है? नहीं सरकार, 30 होता है। अच्छा, यानी याद है। तो tan इनवर्स 1/√3 इज 30 डिग्री, मतलब ये हमको पहले से पता है 30 डिग्री आने वाला, बट थोड़ा माहौल बना के ला रहे हैं, ठीक है सुनना। तो ये जो 30 डिग्री आया ये इनवर्स। सर ये तो आपने तो मतलब क्या हमने ऐसा सोचा कि 10 इंटू एल्फा इज 1/√3 एंड देन हमने 10 को डिवाइड कर दिया वहां जाकर? कतई नहीं बेटा, ये डिवीजन नहीं हो रहा है और वो 10 से मल्टीप्लाई नहीं होता। वो 10 एल्फा इज द आर्गुमेंट, इनपुट, यू आर पुटिंग दैट इन द फंक्शन, दैट इज द एंगल विच यू आर पुटिंग। और जब उसको उस फंक्शन को उस सरहद के उस पार भेजा जाता है LHS के, मतलब LHS से RHS, देन यू आर गेटिंग दी एंगल। तो कितना मिला? 30 डिग्री। वापस आते हैं, ठीक है 2 मिनट, एंगल साइड में रखना, अभी दिमाग में रखना। सर ये दोनों वेक्टर, जो पहला वाला केस है, दोनों वेक्टर ये तो को इनिशियल है, और अगर ये दोनों वेक्टर को इनिशियल हैं, यानी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बनाते हैं। कैसे बनाए सर? ए के हेड से एक डॉटेड लाइन खींच दी, बी के हेड से एक डॉटेड लाइन खींच दी, दोनों ये वाले पॉइंट पर आकर कट गई, और जैसे ही ये कचा तो सब में बचा नहीं, यहां बनेगा रिजल्टेंट, और जे जो रिजल्टेंट है आर, दिस रिजल्टेंट आर वेक्टर रिजल्टेंट, जिसका मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं कितना, √3 टाइम्स ए। सर ये एंगल और ये एंगल अल्फा बीटा है। सर दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम था, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था तो यही तो निकाला 30 डिग्री, और जब एक से एंगल 30 तो दूसरे से भी 30, यानी द रिजल्टेंट विल बी प्रोड्यूस्ड एट द बाइसेक्टर। कब? जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। अच्छा, इसको मैं एक तरीके से और समझाऊं, एक बेसिक पॉइंट मुझे बोलने का मन किया। मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि यहां पे एक बंदा है, इससे रस्सी बांधी और एक रस्सी इधर दे दी, एक रस्सी इधर दे दी, और दोनों को बोला घसीट, मतलब इसको खींचो। तो इधर इसने F1 लगाया, इसने F2 लगाया, और इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अच्छा, मान लो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता। अभी मैंने ये वाला पॉइंट सॉल्व नहीं किया, सुना, मैंने ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, ये मैंने सॉल्व नहीं किया अभी, बट स्टिल कैन यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट, कि इफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर आर सेम, द रिजल्टेंट विल बी प्रोड्यूस्ड एट द बाइसेक्टर। पैरेललोग्राम सिंपल, दोनों का लेंथ सेम और बाइसेक्टर खींच दिया, दोनों जो भी एंगल था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, टेल टू टेल, हेड टू हेड, उनको आधा करके दे दीजिए, खत्म बात। ठीक, समझे कि नहीं समझे? तो अगर हम 90 डिग्री वाले में भी सोचें तो कुछ सर ऐसा ही चर्चा कर लेते हैं, डायरेक्ट बताएंगे हम। ठीक है, बताओ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बीच में एंगल 90 डिग्री। सर अगर हम पैरेललोग्राम बनाते, ऐसा पैरेललोग्राम बनाते और यहां पे कटता, तो ये आता रिजल्टेंट, और क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम तो ये 45 और ये भी 45। अभी प्रूव कर देंगे, कोई नहीं, 45 और ये बस 90 वाला प्रूव करेंगे, 120 वाला लिख देंगे सीधा। क्यों भाई इतना? और जब इतनी कहानी से इससे मुझे एक बात सिंपल सी याद आई। मैं जब खुद प्रिपरेशन मोड में था तो एक टीचर थे, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, डोंट वरी, मेरा कंसर्न सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो वो टीचर क्या करते थे, वो जो चीजें याद रखवानी है केमिस्ट्री में उसके लिए कहानी सुनाते थे। हम वो कहानी सुनते थे, हमारा अटेंशन भी रहता था, ध्यान भी रहता था, और हम उन चीजों को अपने अंदर ग्रास्प मतलब बिठाते थे अननोइंगली,
इंटेंशनली नहीं कि सर ने ये बोला लिख लो, सर ने ये बोला, अरे जो ये बंदा करेगा ना वो याद वो इधर नहीं बिठा पाएगा कि कुछ तो रह गया, कुछ रह न जाए, कोई शब्द न रह जाए, कोई बात न रह जाए। इससे थोड़ी होता है। आप जब किसी 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 रास्ते पर निकले, मान लीजिए किसी शहर को घूमने जाएं और आप घूमने बहुत बहुत आप घूमने के लिए इच्छुक रहते हैं, आप हर जगह जाते हैं और मतलब आप क्या बोलते, आपको मन है घूमने का, तो आप 2 दिन जाएं और ये सोचकर जाएं कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए। इस चिंता में वो घूमने वाला इंसान कभी भी कुछ सब कुछ घूम नहीं पाएगा। उसको क्या करना है, एंजॉय करना है उस जर्नी को, अपने आप घूमना है, और जब वो एंजॉय करेगा ना तो सब कुछ घूम भी जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, और इस टेंशन को बिना लिए कि कुछ रह ना जाए, कुछ रह ना जाए, कुछ रह ना जाए, वो घूम के खत्म कर चुका होगा। यही इसके साथ भी होता है। That when the story was told, जब वो कहानी सुनाते थे सर, तो हमें लगता था कि हम उसको सुनने के बाद वो कहानी के कुछ पात्र हैं जो हमने अपने दिमाग में रखे और फिर हम आगे बढ़ गए। लेकिन जब सवाल लगाने लगे, जरूरत पड़ी उन कहानियों के पात्र की, तो वो एकदम नाच गाकर हमारे सामने कूद पड़ते थे जब हमें जरूरत पड़ती थी। कोशिश है वही पैटर्न, सब्जेक्ट अलग है, आई नो दिस इज नॉट केमिस्ट्री बट स्टिल आई एम ट्राइंग, और कोशिश आज या कल रंग लाएगी। तो F और F का मैग्नीट्यूड 45 डिग्री पे आ गया। और अच्छा, अब मान लो मैं ये कहूं, इवन दो वी हैव नॉट डिस्कस्ड दिस यूजिंग द मैथमेटिकल फॉर्मूला, बट स्टिल कैन यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट, कि सर अगर F वाले का मैग्नीट्यूड, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द F, लेट्स से हम इसको प्रैक्टिकल सेंस में समझ सकते हैं। अगर हमने जो F1 का मैग्नीट्यूड F था और F2 का मैग्नीट्यूड F जो पहले सेम रखा, तो रिजल्टेंट आया अपना बाइसेक्टर पर। अगर हम किसी एक F के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने लग जाएं, किसी एक F के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने लग जाएं, तो क्या होगा? हमने F1 का मैग्नीट्यूड बढ़ाना शुरू कर दिया, तो आपको नहीं लगता है कि अगर उसका जोर ज्यादा तो बंदा घसीटा भी उसकी तरफ जाएगा? बट तरफ मतलब लिटरली उसी की तरफ नहीं जाए, क्योंकि खींच तो दूसरा भी रहा है। तो अगर जो पहले ऐसे जा रहा था, इसने बोला अरे देखना क्या हो, नहीं रुकना, मैं ये वाले प्लेन में सिखाता हूं, ये इधर खींच रहा है, पहले इधर आ रहा था, इधर बोला ए क्या हो रहा है, अरे जा तो अभी भी उसी डायरेक्शन में, मतलब उस कहीं ना कहीं उनके बीच में रहा है, क्योंकि इधर वाला भी खींच रहा है, वो खींचना बंद कर दे ले जाएगा, वो खींचना बंद कर दे ले जाएगा, स्ट्रेट लाइन, वो भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, बीच में प्लेन। मतलब लिटरली उसको प्लेन मोशन इन प्लेन मत मान लेना, तो हो गया भैया, सर जाएगा तो वो भी लाइन पे, वो सब हो चुका चर्चा अपना, ठीक है। तो ये बंदा है, इसने अब ये भी खींच रहा है, तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा ना, तो ये और बढ़ेगा, ए और बढ़ेगा, ए इनफाइनाइट विद रिस्पेक्ट टू दैट, ये पूरा यहीं ले गया, घसीटते हुए ले गया साथ में, और 2-5 न्यूटन लगा रहा था, ये लगा गया 1 लाख न्यूटन। आदमी एकदम बस जमी दोस्त रगड़ता हुआ जा रहा है। तो जैसे जैसे दैट पर्टिकुलर वेक्टर्स मैग्नीट्यूड विल बी इंक्रीज्ड, इफ इट वाज सेम बाइसेक्टर, इफ अगर उसको बढ़ाते तो वो उसकी तरफ खिसकता जाता, ठीक है। तो ये बात हम एंगल के वाइज मैथमेटिकली वो 10 अल्फा 10 बीटा लिखकर प्रूव भी कर सकते हैं, बट क्यों टाइम पास करना? क्या आपको ये सेंस बना रहा है कि नहीं, कि एक रस्सी इधर, एक रस्सी इधर, एक रस्सी इधर, बीच में जाता बंदा, इसने बढ़ाया मैग्नीट्यूड, ये बोला मेरी तरफ आओ, इसने बढ़ाया मैग्नीट्यूड, ये बोला मेरी तरफ आओ, इसने बढ़ाया मैग्नीट्यूड, ये बोला मेरी तरफ आओ, इसने बढ़ाया मैग्नीट्यूड, मेरी तरफ आओ, इसने बढ़ाया मैग्नीट्यूड, मेरी तरफ आओ, इसने बढ़ाया मैग्नीट्यूड, मेरी तरफ आओ, इक्वल बाइसेक्टर, ठीक है। तो 90 वाले में रिजल्टेंट कैसे आएगा सर? वही फिर से उसके सर इसके सर दोनों का इंटरसेक्शन, जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है उससे एरो खींच दिया, ये रिजल्टेंट है, ठीक है, नोएडा। तो यहां पे आर आया, वो रिजल्टेंट है। ये एंगल कितना होगा सर? बोलने की जरूरत नहीं है, 45 डिग्री अब हम समझ चुके हैं। अब तो हमें फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड? सिंपल सर, cos 90 की वैल्यू होती है 0, और cos 90 की वैल्यू अगर 0 है, यानी हमारा जो मैग्नीट्यूड है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा 2a स्क्वायर, यानी रूट 2 टाइम्स ऑफ a। सर ये तो ठीक है, लेकिन हमें कुछ कुछ चमक रहा है कि हमने 2D वेक्टर का, जब हमने 2D वेक्टर को, एक वेक्टर को जब 2D प्लेन में रिजॉल्व किया था, रुकना थोड़ा बहुत पढ़ा चुका हूं इसलिए, नहीं, ये तो वो था, खाली रेजोल्यूशन था ये। रुकना जल्दी आ जा भाई। अगर कोई वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, डोंट यू थिंक कि ये वाला वेक्टर और ये वाले वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होंगे 90 डिग्री पर एंगल? अरे बिल्कुल भैया, आई और जे यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स एक्स वाई जेड,
तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, कैसे आएगा इनका रिजल्टेंट, इनका या मतलब या इनका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, अंडर रूट। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले नहीं बोला cos 90 0, तो अगर मान लीजिए एक a है और दूसरा b, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 0, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझे अपने इस बात को कि नहीं? ये जो पॉइंट अपने मतलब अभी इस पॉइंट पर जो मैंने आपको बताया कि 2D वेक्टर, तब मैंने बोला था कि जो मैंने ये लिख के दिया है आपको और जिसको सॉरी बहुत आगे चले गए क्या? ओहो, आगे का सरप्राइज नहीं खोलना था, कोई नहीं, ठीक है, आप ही के लिए है। चलिए, तो क्या सवाल है, तो r इज इक्वल टू रूट 2 इंटू ए क्या मैग्नीट्यूड किसी एक का, b अगर मैग्नीट्यूड दूसरे का होता तो वो 2ab cos थीटा वाला पार्ट में cos 90 0, खत्म बात, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट अगर दोनों इक्वल है तो a और a रूट 2a और बाइसेक्टर पर फिर वही सेम कहानी यहां पर देखिएगा 120 वाले के लिए। सर पहले cos 120 की वैल्यू तो बताओ, तो cos 120 को सोचिएगा 90 प्लस 30 डिग्री, cos 90 प्लस 30 यानी इवन या ऑड। अरे 90 इंटू 1 क्या होता है? सर ये आप इवन ऑड क्या कर रहे हो, मतलब मैथमेटिकल टूल अपना नहीं है सही, और मैथमेटिकल टूल का पूरा सीरीज है, एवरीथिंग विच यू नीड स्टार्टिंग फ्रॉम योर यूनिट्स एंड मेजरमेंट टू सेमीकंडक्टर्स। 11वीं के पहले चैप्टर से लेके 12वीं के आखिरी चैप्टर तक का पूरा रिक्वायरमेंट वहीं का वहीं खत्म, फिनिशो। तो cos 90 प्लस 30 में 90 इज इवन और ऑड, सर इट इज ऑड, और ऑड में cos का हो जाएगा साइन एंगल लिख दीजिए 30 डिग्री, लेकिन cos 90 प्लस 30 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, cos नहीं, और इनिशियल फंक्शन cos था इसलिए बाहर लगा देंगे माइनस, और माइनस साइन 30 का मतलब हुआ -1/2। फिर से गए अपने फॉर्मूला में, r यहां पर लिख देते हैं अंडर रूट, देखिएगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। सर cos थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिख दें, cos 120 था तो -1/2 को 2 को ले बीता, माइनस a स्क्वायर माइनस a मतलब प्लस a स्क्वायर को ले बीता, और r आएगा a, यानी अगर 120 डिग्री पर दो वेक्टर्स हैं इक्वल वेक्टर्स a और a मैग्नीट्यूड के, तो रिजल्टेंट आएगा बाइसेक्टर पर। कैसे भाई? सेम कहानी, इसके सर से एक लाइन, उसके सर से एक लाइन, दोनों का इंटरसेक्शन, ये मिला रिजल्टेंट। और अगर ये a तो ये भी a, और ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। फॉर्मूला लगाकर निकाल दीजिए, सेटिस्फैक्शन भी मिल जाएगा कि अपने खुद आपने सोचकर उस चीज को निकाल लिया, और एक आध बार और थोड़ी कहानी की चर्चा आप अपने मन में कर लेंगे तो रिजल्ट ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक। तो 60 पे √3, 90 पे √2, 120 पे सेम, और कहां आएगा? बाइसेक्टर पर, बिकॉज दे वर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। समझे? सर क्या हर बार इक्वल मैग्नीट्यूड ही होगा? अरे कौन बोला यार हर बार इक्वल मैग्नीट्यूड होगा? कौन बोला? ये तो सिर्फ एक इनिशियल पॉइंट पर रिजल्ट यूज करवाना है, और जो पढ़ाया उसके बारे में चर्चा थी। चलिए अब लगाते हैं एक और सवाल, एंड आई थिंक दिस विल बी दी लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। इसके बाद जो होगा मैं दिखा देता हूं आपको, ग्लिम्स दे दूंगा कौन से क्वेश्चन है, ताकि आपको पता हो कि आगे हम प्रैक्टिस सेशन में क्या लगाने वाले हैं। और प्रैक्टिस सेशन में भाई फोकस बहुत छोटे स्टेप से लेके बहुत बड़े स्टेप तक जाना है, बहुत छोटे स्टेप से लेके बहुत बड़े स्टेप तक जाना है। फोकस सिंपल है, इतना तोड़ो कि पता ही ना चले क्या क्या सीख चुके। नहीं मतलब ऐसा नहीं, पता ना चले, सीखते वक्त, अप्लाई करते वक्त तो याद रहेगा ना भैया, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ गिविंग यू दैट पर्टिकुलर माइंडसेट। एंड माइंडसेट ऐसे नहीं दिया जाता कि आपको रोज 5 o'clock उठना है एंड जाकर जब सूर्योदय हो तो ऐसा प्रणाम करना है। You have to do it by giving small inputs so that you don't even feel। अगर मतलब मान लो बंदे से रोज सूर्य नमस्कार कराना है, तो वो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? You have to give the मतलब वो जो इनपुट है वो बिट्स एंड पीसेस में, तो कि आज खाली इतना कर लो कि बस आज जगो, आज जग जाओ बस, और खुश रहो पूरा दिन, चिड़चिड़े मत रहो, फिर कल जगो खुश रहो, फिर कल जगो खुश रहो, फिर कल जगो। 5 दिन 7 दिन में जब आप रोज उसी टाइम पे जगने लगेंगे, आपका वो इरिटेशन लेवल कम होगा, एंड नाउ यू आर अकस्टम्ड टू दैट टाइम फ्रेम। अब बोलने लग जाओ कि अब छत पे जाना है,
आज उठ के छत पे जाओ, आज उठ के छत पे जाओ, 5 दिन किया। फिर 5 दिन बाद छत पे पहुंच गए, अब चलो प्रणाम कर लो। फिर वहां चले गए, चलो सूर्य नमस्कार का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है, खुद करें ना करें। तो 2 वेक्टर्स, मतलब एट सूर्य नमस्कार स्पेसिफिकली, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर बीइंग डन। 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स 2, 8 एक्ट एट अ पॉइंट। 2 और 8 मैग्नीट्यूड है। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच मैग्नीट्यूड कुड रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दिस 2 वेक्टर। अरे यार, रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा में थीटा की रिक्वायरमेंट सबसे मस्ट है, मस्त नहीं। तो यहां पर हमें थीटा तो दिया नहीं, इसका मतलब वो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि इनमें से कुड रिप्रेजेंट उनका रिजल्टेंट, कुड पॉसिबिलिटी। तो क्या करें सर इसके लिए? सिंपल, आर वेक्टर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है। और अगर 2 वेक्टर्स लिए जाएं, ठीक है, 2 वेक्टर्स, तो इनके बीच का मिनिमम एंगल क्या पॉसिबल होगा? मिनिमम थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। अरे एक का लाइन, एक का डायरेक्शन में हो दोनों। और मैक्सिमम एंगल क्या पॉसिबल होगा? कि जब दोनों का डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो, मीनिंग द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, दैट विल बी द मैक्सिमम एंगल। सो लेट्स से अगर मैं इसमें थीटा की जगह पर 0 डिग्री पुट करता हूं, यानी मिनिमम एंगल, सो आई विल ऑब्टेन दिस आर एज, सॉरी, बहुत बड़ा पाप हो गया हमसे, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आर वेक्टर नहीं, आर वेक्टर का मॉड्यूलस देता है, इवन दो इट इज वेरी स्मॉल थिंग, बिकॉज ये वाले एलिवेशन पे हो सकता है, लेकिन फिर भी वो हमारे, मतलब वो हमें आर वेक्टर नहीं, आर वेक्टर का मॉड्यूलस दे रहा है। भले मैंने इससे पहले कितनी बार भी उस चर्चा कर लिया, डिराइव कर लिया, लिख दिया, लेकिन मतलब ये है कि वो पॉइंट कभी भी मेरे दिमाग में, ठीक है, कॉन्शियस तरीके से गलत नहीं होना चाहिए। फिर आगे चला गया था, सरप्राइज। ओके, तो आर जो है उसको अगर हम लिखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 0 डिग्री। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर ये हमें लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लग रहा है। तो ये अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट स्क्वायर को ले बीता, आ गया a प्लस बी, यानी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r, द रिजल्टेंट कैन बी a प्लस बी, मैक्सिमम। Let's say we don't have the value of angle, so we can take that angle from 0 degree to 180 degree, minimum to maximum, simple। तो यहां पे r max हो गया a प्लस बी। अच्छा, r max अगर a प्लस बी यानी दोनों के जुड़ाव से मिल सकता है, तो हम अब थीटा को 180 डिग्री पुट करने वाले हैं और थोड़ा इधर करते हैं क्योंकि हमारी मुंडी बड़ी है, वो उसको छुपा देगा, और छुपाना हमें आता नहीं, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। तो 180 डिग्री यहां पर अगर रखें तो r जो है वो क्या होगा, उसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 180। सर cos 180 कैसे निकालेंगे? फिर लिखेंगे 90 प्लस 90, मैथमेटिकल टूल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें साइन कॉस 10 का कर्व, ये भी बताया, ताकि ASTC तो उनके लिए यूज होगा ना जो 0 90 के बीच में, 90 180 के बीच में, 180 270 फिर 270 360 के बीच में आ रहा है। अरे उसी लाइन पर थोड़ी यूज होता है ASTC। तो डायरेक्ट cos 180 कितना होता है? -1। सर cos 180 -1 कैसे होता है? एक ठो कर्व है cos का, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, +1 -1। देखिए 180 पे -1, ठीक है, वापस गए, ठीक, वापस गए, मैथमेटिकल टूल देख लीजिएगा, ठीक। और cos 180 कितना है? -1। -1 का मतलब हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर -2ab, हाँ, cos 180 -1 है। तो ये जो रिजल्ट आया, ऐसा नहीं लग रहा है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है और फिर से a और b उसको ले बीतेगा। थोड़ा सा मैं यहां पर क्वेश्चन को साइड करता हूं और मेरा फोकस जिस पे है ऑप्शंस और सॉल्यूशन, क्योंकि वो जगह कम पड़ रही है और क्या। तो अंडर रूट, अच्छा, तो उसको ले बीता, यानी सर आंसर आ जाएगा a माइनस बी, है कि नहीं? सर आंसर आ गया a माइनस बी, नहीं, आंसर आएगा मॉडुलस ऑफ a माइनस बी। अरे r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, a एंड b आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर। तो a और b तो नेगेटिव नहीं होगा, दिक्कत नहीं, लेकिन अगर a b से छोटा हुआ तो r नेगेटिव आ जाएगा, और वो तो मैग्नीट्यूड होता है ना।
तो मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। इसका पंगा खत्म करो, ए और माइनस मतलब ए माइनस बी करते ही मॉडुलस लगा दो। तो वेदर इट इज पॉजिटिव वेदर इट इज नेगेटिव, बड़े से छोटा छोटे से बड़ा किसी को भी निकाल रहे हो तो सीधा मॉडुलस लगाने से पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी ए। व्हाट इज दिस? आर मिनिमम। क्या है भैया? आर मिनिमम यानी 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 आर मैक्सिमम, रुको रुको, ए प्लस बी is the R maximum and A minus B is the R minimum। समझे? यानी अगर मैं उस वेक्टर के रेंज को डिफाइन करना चाहता हूं तो R will be greater than equal to modulus of A minus B and less than equal to modulus। अरे अब उसमें क्या मॉडुलस? सर उसमें काहे मॉडुलस नहीं बोला आपने, क्यों पलटी मार ली बोलते बोलते? अरे बाबू सिंपल, हमने इसीलिए पलटी मार ली, द रीजन बीइंग जब दो चीजों को जोड़ा जाएगा और वो खुद ही पहले से पॉजिटिव है यानी मैग्नीट्यूड है, तो उनके जुड़ाव से भी पॉजिटिव ही मिलने वाला है। दो पॉजिटिव व्यक्ति मिलेंगे तो पॉजिटिव आउटपुट ही निकालेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लेकिन अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव व्यक्ति मिल गए तो पता नहीं उनका मिश्रण क्या प्रोड्यूस कर दे। इसलिए संगत सही रखिए, बिकॉज दैट विल डिसाइड एंड इट इज वेरी सीरियस थिंग। आपके आसपास कौन है, किनसे आपका उठना बैठना है, किनसे जुड़ाव है, किस तरह की मानसिकता उन्होंने रखी हुई है, इसी से बहुत कुछ डिसाइडेड। ये बात मैंने सबके मुंह से सुनी थी, लेकिन जब इसको प्रैक्टिकली लाइफ में फील करना शुरू किया, देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट थिंग्स कि जब आप अपने आसपास, और क्योंकि मतलब इट्स लाइक दिस कि आप मतलब अब आपके अंदर का एक जिद्दी इंसान होगा, इगोइस्टिक इंसान, जो कहेगा कि नहीं नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आसपास कोई भी हो, आई डोंट केयर, आई हैव अ फिक्स्ड एटीट्यूड, आई हैव अ फिक्स्ड थिंग ऑफ डीलिंग। एक दिन दो दिन की बात है, साल 2 साल 5 साल 6 साल, एक बढ़िया रोड जब बनती है ना और 6 महीने भी भारी भारी गाड़ियां निकलने लगे, कंकड़ पत्थर वो उनके टायर में फंस फंस के वही बढ़िया रोड एकदम रद्दी क्वालिटी की दिखने लगती। क्यों? Because that thing is happening very slowly, that you don't even realize कि वो हो रहा है और वो हो जाता है। ठीक है? So it's very necessary to understand these small things, the very जैसे अगर आप मस्ती में भी अपने आप को नेगेटिव थॉट देते हैं कि ये तो मुझसे ही कहाँ होने वाला है, मैं तो हूं ही ऐसा, that particular thing you're giving instruction to your brain, and वही मजाक अगर आप 10 बार 20 बार 2 साल 5 साल में कर दें तो आपका दिमाग उसको एक फिक्स्ड थॉट मानकर अपने मन में रख चुका होगा। खत्म, फिक्स थॉट खत्म। अब उसको बदलने के लिए यू हैव टू स्टार्ट पुशिंग योरसेल्फ। अब आप जबरदस्ती बोलोगे, क्योंकि अगर मैं किसी झूठ को भी, मान लीजिए कोई झूठ भी है, उसको मैं बहुत शक्ति, एनर्जी, एक्सप्रेशन हर तरीके से और कई लोगों के साथ मिलकर उसी बात को आपको बार बार कहूं, आप उसको सच मानकर एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट टू चेंज इट, दैट साइकोलॉजिकल वो जो आपका मतलब आपका बैरियर होगा ना, उसको और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, और वो कितने बिट्स एंड पीसेज में होगा कि हो जाएगा, फिर बदलने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगाकर मुझे उसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। फिर उसी झूठ को सच बना, मतलब वो जो मतलब झूठ पसर गया था वो सच नहीं था, वो जो झूठ पसर गया था आपके इतने आंख के सामने रह रहकर उसको बदलने के लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी। आपको हर बंदे को जा जाकर बोलना पड़ेगा, आपको अपने आप को बार बार समझाना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स हाउ ह्यूमंस आर, दैट्स हाउ यू ट्रेन योरसेल्फ इन आइदर वे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट फॉर दैट द सराउंडिंग शुड बी गुड। किसी को मॉन्क बनना है तो वो मॉन्क के पास जाएगा, नाइट क्लब में जाकर नहीं मॉन्क बन जाएगा, वहां गाने बज रहे होंगे। ठीक है, आई डोंट सपोर्ट, ठीक है, माई ओन थॉट। चलिए, तो ए माइनस बी, बट अपनी जिंदगी जैसे जीना है जीजिए, ठीक है, बट एट दी एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट कोई, मैं आपको ये अपना थॉट या अपना ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, मैं जिंदगी में जो लोगों से आसपास या इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे टीचर्स के साथ डील करने से जो सीखा हूं, और बहुत बड़े बड़े बहुत अलग अलग लेवल पे लोगों के साथ जो रहकर सीखा, उससे मुझे ये चीज पता चली। ठीक है, और ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो इन दैट लर्निंग फेज। कुछ टाइम बाद मैं भी जब पलट कर देखूंगा तो शायद मुझे पता चले कि सही हो रहा है कि गलत, और कोई नहीं, ट्रायल एंड एरर, एवरीबडी इज डूइंग दैट। तो ए प्लस बी यानी आर वेक्टर का मॉडुलस ए माइनस बी के, मतलब सॉरी, आर जो आपका क्या बोलते हैं वेक्टर है, उसका जो मैग्नीट्यूड आर है, जिसको हमने पहले से ही कह दिया, उसकी मिनिमम वैल्यू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि उनमें से कोई भी छोटा कोई बड़ा, और लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा, इक्वल भी होना चाहिए, सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन नहीं। तो यानी अगर दो वेक्टर हैं
और कितना मैग्नीट्यूड था दोनों का? 2 और 8, 2 और 8 दोनों का मैग्नीट्यूड है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड 2 और 8 है, यानी आर की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 2 + 8 यानी 10, और आर की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 8 माइनस, मतलब हमें तो पता है मॉडुलस करना है, 2 - 8 कर ले -6 आएगा यानी 6, ठीक है, मॉडुलस ही लगाना है। यानी हमारा जो आर होना चाहिए वो 6 या 6 से ज्यादा और 10 या 10 से कम होगा। 6 से 10 में बीच में जो भी है चलेगा। क्या 1 अपना आंसर हो सकता है? कतई नहीं। क्या 9 अपना आंसर हो सकता है? हाँ। क्या 11 आंसर हो सकता है? नहीं। क्या 17 आंसर हो सकता है? नहीं। यानी एक ही पॉसिबल है 9, बिकॉज 6 से 10 के बीच में अपना आंसर आना चाहिए और वो एक का नंबर है 9, बाकी सब या तो उससे कम या ज्यादा थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में विल बी टेकिंग दीज क्वेश्चंस, बिकॉज मेरा एक फोकस था कि 1 आवर के अंदर का ड्यूरेशन रखना है, बिकॉज अभी मैं आपके साथ एक रेपो मतलब अभी यहाँ जनरेट कर रहा हूँ। वंस आप मुझे देख लेंगे, मुझे जान लेंगे, मुझे परख लेंगे, और उसके बाद जब आप मेरे साथ आएंगे उस पॉइंट पर, उस जगह जाने के लिए जहां हम जाना चाहते हैं, देन आई विल इंक्रीज द ड्यूरेशंस। मतलब ज्यादा लेक्चर्स भी एक दिन में पुट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी का प्रोसेस ये है कि क्योंकि मैं अभी उस छोटे से क्रैक में एंटर करने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब विच इज लाइक वो आपके टाइम का जो फ्रेम है, पूरा टाइम का जो आपकी दुनिया, मतलब जो आपकी अभी जो आपकी अभी की दुनिया है, उसमें एक छोटे से क्रैक में मैं हल्का सा ऐसे ऐसे झांक रहा हूं कि आऊं क्या ऐसे। तो व्हेन यू विल स्टार्ट हैविंग दैट रेपो, डेफिनेटली वो क्रैक बड़ा करेंगे और मैं आराम से आऊंगा। देन हमारा जो मतलब डिस्कशन है और लेंथ ऑफ अपना है वो बढ़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में विल बी टेकिंग प्रैक्टिस, और सिर्फ प्रैक्टिस की बात होगी और कुछ नहीं। एंड विल बी टेकिंग सेवरल क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और सिर्फ ये एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन भी होगा, और यहां मैं मोशन इन अ प्लेन के भी कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करूंगा, ठीक है। और फिर ये सब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ये सब सिंपल बातें हैं, ये बहुत बेसिक था, मतलब पॉइंट था, इसके लिए चिंता मत करना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद प्रैक्टिस। एज आई हैव शोन यू, विल बी टेकिंग मेनी क्वेश्चंस टू मेक अस अंडरस्टैंड हाउ द वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर डेल्ट विद। तो आज के लेक्चर में जो भी हमने डिस्कस किया उसमें एनालिटिकल मेथड के बारे में बात की, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फॉर्मूला कैसे यूज होता है, जो आपकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, और कुछ नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स को देखा, और फिर ये कोरिलेशन बिठाया कि कैसे 2D वेक्टर में जो हमने चीजें फैक्ट के फॉर्म में एक्सेप्ट की थी और मैंने कहा था कि उसका लॉजिक आगे जाकर दिया जाएगा, वो मैंने आपको लॉजिक दिया, और फिर आगे का ग्लिम्स दिखाया कि हम क्या क्या प्रैक्टिस के फॉर्म में करने वाले हैं। ओके, सो यहां तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। साथ ही साथ एक छोटा सा थॉट, आपके मार्क्स में शायद फ्लक्चुएशन हो रहा हो, बहुत सारा जो पिछला कंटेंट है जिसे बैकलॉग कहते हैं, उससे, उस लॉग से अपनी बैक को तोड़ने की जरूरत नहीं है। एक चीज को समझने की जरूरत है, दैट इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन एंड गेटिंग टू दैट पॉइंट। तो वहां जाने के लिए जो लॉन्ग प्रोसेस या बड़ा टाइम आप लेने वाले हैं, वो एकदम से मत सोचिए कि आज के आज बस एकदम जान लगाकर खत्म कर दें, एकदम आग लगा दें, ऐसा नहीं। घर में रोटी आए ना आए, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि हम उस बैकलॉग को अगर करते रह गए तो अगला वाला भी उस बैकलॉग की कैटेगरी में आता जाएगा और वो पाइलअप होता जाएगा। सो इट्स मच बेटर दैट यू स्टार्ट डूइंग दैट बाय मैनेजिंग योर डे। आप या तो उस पूरे वीक को या उस पूरे दिन को आप पहले से सोच लीजिए कि मुझे अपने बैकलॉग को सिर्फ ये टाइम देना है, ताकि अभी का कंटेंट परफेक्ट तरीके से चलता रहे, वहां पर आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो, वहां पे चीजें, गलतियां, मिस्टेक्स जो भी हो वो वहीं पे हो, उनको एनालाइज करें, अपने साथ रखें और इकट्ठा करके आगे बढ़ सके। तो उसका तो कम से कम प्रोसेस खराब ना हो, क्योंकि वो तो अभी आपके सामने है, चल रहा है। लेकिन अगर ये वाला चीज आप इसकी जगह को भी दे देंगे तो आप समझिए यहां जो आप खो चुके थे, जो प्रोसेस में रहना, क्योंकि समझिए कोई 4 साल बीटेक करने जाता है, कोई 5 साल 5.5 साल एमबीबीएस करता है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, तो वो क्या सीखता है? वो माइंडसेट बनाता है भाई, कि कैसे बिहेव करना है, कैसे सोचना है, एक डॉक्टर की तरह, एक इंजीनियर की तरह, एक साइंटिस्ट की तरह कैसे सोचना है, वो थॉट प्रोसेस बनाता है उस प्रिपरेशन मोड में। हाँ, सब्जेक्ट भी सिखाया जाता है, बट जाइए आप कॉलेज में जाइए, क्या आप हर दिन पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, You're staying in that feeling। वो लैब में बैठे हैं, देख रहे हैं, बातचीत हो रही है, मजे मस्ती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस सेंस में है, उस फीलिंग में। तो जब उस चीज को अगर क्या उस बीटेक को, उस एमबीबीएस के करिकुलम को साल भर में 2 साल में नहीं पढ़ा दिया जा सकता, बिल्कुल पढ़ा दिया जा सकता, बट आप तब ग्रास्प नहीं करते, आप तब उड़ेल लेते चीजों को, और उड़ने मतलब जब आप उड़ेलेंगे तो कुछ ना कुछ इधर उधर बिखर जाएगा।
इसलिए एक प्रोसेस बनाई, एक टाइम फ्रेम दिया, उसमें रहो आराम से, दिमाग शांति से, लाइफ एंजॉय करते करते, सब कुछ देखते देखते उस पॉइंट पे पहुंचे। और यही करना है अपने बैकलॉग के साथ। ब्रेक इट इनटू सच स्मॉल फ्रैगमेंट्स दैट यू यूज इट एंड एनालाइज एंड फॉर्म, मतलब यू मैनेज इट ऑन डेली बेसिस एंड डोंट वरी, इट विल बी कंप्लीट। अपना एम टारगेट याद रख, अपने आप कंप्लीट होगा। सारे फ्लक्चुएशन, सारे जो बीच में उतार चढ़ाव आएंगे वो मैटर नहीं करते। इमोशनली कुछ ना मोटिवेट होने की जरूरत है, ना डीमोटिवेट होने की। बी स्टैग्नेंट इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स। एंड वन थिंग, whatever you have started, whatever the process, whatever the way you are thinking, take it to the end.